Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 केमिस्ट्री जो कि इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल सभी के आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि 2024 के दिसंबर में होने वाले एग्ज़ाम्स एंड 25 में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो आपके सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसी में हैं। तो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करेंगे, इनऑर्गेनिक के बाद फिजिकल के एंड देन ऑर्गेनिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो देखेंगे। ज़्यादा है तो सबसे पहले तो हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये कई बार पूछा भी जा चुका है और इसके आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। कई बार इसको घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाता है कि किसी भी जो मोलिकुलर या मोलिक्यूल है उसमें अनसर्टेनिटी कैसे यूज़ होती है। नेक्स्ट वन इज डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन को डिराइव भी पूछ लेते हैं कि उसको डिराइव कैसे किया जाता है, या कई बार 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स को वैसे भी पूछ लिया जाता है कि क्वांटम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 3 नंबर में पूछ लेंगे तो आपको सारा बताना पड़ेगा, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि डिराइव द क्वांटम नंबर एल या एन फॉर एनी इलेक्ट्रॉन दे देंगे, या किसी शेल का ऑर्बिटल दे देंगे उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। कई बार पूछा गया है ये और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो डी ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसी होती है, तो डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, उन 5 की शेप आपको बनानी पड़ेगी और ड्रॉ भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन क्या है, स्लेटर रूल। स्लेटर रूल भी पूछा गया है 1-2 बार, ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता, लेकिन स्लेटर रूल एक ऐसा क्वेश्चन है जो सेक्शन ए में भी पूछा जाता है और बी में भी पूछा जाता है, इसको दोनों में पूछा जाता है। और स्लेटर रूल के साथ साथ क्या आता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको हमें कैलकुलेट करना होता है, किसी भी एटम का बोल देंगे या फिर किसी भी और मॉलिक्यूल का भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज N+L रूल। ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन 1 या 2 बार पूछा गया तो इसको भी मैंने कंसिडर कर लिया। सेकंड सेक्शन में क्या पूछा जाता है इसकी भी मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, जो क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं या फिर इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक तो जो अबव प्रिंसिपल है वो मैक्सिमम आता ही आता है, या तो 1 नंबर में वैसे पूछ लेते हैं अबव प्रिंसिपल क्या है, या फिर इसकी लिमिटेशन पूछ लेते हैं। 2-3 बार ये 3 नंबर में भी आया हुआ है, तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को 1 बार तो 3 नंबर में भी पूछा गया पिछले सालों में, और 2-3 बार इसको 1-1 नंबर में भी पूछा गया है, तो इसके भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी को बार बार पूछा गया है, तो इसके भी आने के चांसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। स्लेटर रूल के तो मैंने बारे में बताया ही था कि इसके साथ साथ क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सेक्शन ए में भी पूछा जाता है और सेक्शन बी में भी पूछा जाता है, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी भी हर बार आता है और इसको 3 नंबर में पूछा जाता है, और आयनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ इसके फैक्टर्स भी पूछते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता, लेकिन 1 या 2 नंबर में पक्का पूछा जाता है कि जो हेलोजेंस होती है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई क्यों होती है, या फिर जो नोबल गैसेज होती है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, तो 1 या 2 नंबर में इसके आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वंडरवाल रेडियाई। वंडरवाल रेडियाई को 1 या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, या फिर 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं। वंडरवाल रेडियाई एंड कोवेलेंट रेडियस, इन दोनों की आपको डेफिनेशन देनी होगी, और ये भी बताना होगा कि इसका जो कंपैरिजन है उसमें से दोनों में से बड़ी कौन सी है, तो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपका हो गया सेक्शन बी। इसमें से ये क्वेश्चन करके जाओगे तो आप पक्का अटेम्प्ट कर दोगे फुल क्वेश्चन को। अब हम सी सेक्शन में देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये 1 नंबर में भी पूछे गए हैं कई बार कि SF4 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, SF6 का क्या है,
और ये बड़ा क्वेश्चन भी इनमें से आ सकता है और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा इनमें से। और जो आने के चांसेस है स्ट्रक्चर्स के वो क्या है, SF6, O2 या फिर SF4। SF4 या SF6 में से एक तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम पूछा गया है, हर बार आता है, या फिर ये भी बोल देते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। CO का भी पूछा गया है, NO का भी पूछा गया है, और ये बार बार क्वेश्चन में आते हैं। या तो CO का आएगा या फिर NO का आएगा, दोनों में से एक का पक्का है। और एनर्जी लेवल डायग्राम के साथ साथ क्या पूछ लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या है, NO मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बॉन्ड ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेस्पर थ्योरी। जो वेस्पर थ्योरी है उसकी आपको पोस्टुलेट्स भी करनी पड़ेंगी और उसको लिमिटेशंस भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो भी थ्योरीज होती हैं इनकी पोस्टुलेट्स और लिमिटेशन, या तो पोस्टुलेट पूछ लेते हैं कि थ्योरी और उसके पोस्टुलेट्स बताओ, या फिर इसकी लिमिटेशंस पूछ लेते हैं। और कई बार आता है क्वेश्चन कि वेस्पर थ्योरी के बेस पे जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप बताओ। तो H3O पॉजिटिव की पूछी गई है, इसकी आ भी सकती है या फिर किसी और की भी आ सकती है। तो वेस्पर थ्योरी होती है, इसके बेस पे मॉलिक्यूल की शेप को हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को बता सकते हैं। इसकी जो पूछी गई है वो है BF2 की और H2O की। इन दोनों का आपस में कंपैरिजन में पूछा गया है कि जो BF2 की जो शेप होती है वो लीनियर होती है, लेकिन H2O की पिरामिडल शेप होती है, लेकिन H2O की बैंड शेप होती है। ऐसा क्यों होता है, BF2 क्या है, इसके पास तो सिर्फ B के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों F के साथ बॉन्ड कर लेती है, तो इसकी कैसे शेप हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर भी होते हैं बॉन्ड पेयर के अलावा, इसलिए इसकी बैंड V शेप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेविटी के बेस पे भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी शेप का कंपैरिजन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा। पिछले साल पूछा गया था कि जो BF3 है और NH3 है, इन दोनों की शेप का कंपैरिजन। मीन्स जो BF3 वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, लेकिन NH3 क्या है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है। तो इनका कंपैरिजन बताओ ये ऐसे क्यों है। तो NH3 में भी क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो पिरामिडल होता है। तो अभी मैंने सेक्शन C में आपको बता दिए हैं, इन 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। और 4 क्वेश्चन कैसे आएंगे, मीन्स सेक्शन C में 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 और 2 दोनों में से एक करना होता है, तो एक क्वेश्चन के भी सब पार्ट में 2 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, और नेक्स्ट में भी 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो हम देखते हैं अगले सेक्शन में क्या आएगा, दैट इज सेक्शन D। सेक्शन D में बार बार जो आता है वो क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ये आते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो कि सॉलिड्स में होते हैं, ऐसा भी पूछ लेते हैं, या फिर डिफाइन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एग्जाम्पल पूछी जाती है कि किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विद एग्जाम्पल। जैसे कि H2O के अंदर होती है, तो आपको H2O का पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेबरिंग जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, जैसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर हैं, तो इसकी जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहाँ पे किसी दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होगा उसके इसके लोन पेयर के साथ, और यहाँ पे किसी दूसरे का होगा, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl या CaF2, इन दोनों में से किसी एक का स्ट्रक्चर 100% आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको करके ही जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, N टाइप या P टाइप सेमीकंडक्टर्स। N टाइप या P टाइप सेमीकंडक्टर्स को 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता कि व्हाट इज N टाइप सेमीकंडक्टर या फिर व्हाट इज P टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर इस क्वेश्चन को 3 नंबर में करना है, मतलब इस क्वेश्चन को बड़ा करना है, तो इसके साथ साथ इसके इफेक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं कि टेम्परेचर का N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर्स के ऊपर क्या इफेक्ट है।
और एक क्वेश्चन क्या है आपका, बोन हिबर साइकिल, और ये भी 100% आएगा। इसके साथ साथ क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ लेटिस एनर्जी विद NaCl। बार बार जो लेटिस एनर्जी की कैलकुलेशन पूछी जाती है वो NaCl की ही पूछी जाती है, तो ये क्वेश्चन आप लिख के ले लो, आएगा ही आएगा। और जो लास्ट वन क्वेश्चन क्या है, वो क्या है, फजान रूल। फजान रूल कई बार आ भी चुका है और इसके आने के चांसेस हैं क्योंकि पिछले साल नहीं आया था, तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है। इन 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो गारंटी के साथ आएंगे ही आएंगे, तो आपको कल के एग्ज़ाम के लिए यहीं पढ़ के जाना है जो मैंने अभी भी बताया है। इसमें से आप 100% चारों सेक्शन तो कर ही दोगे, उसके अलावा जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उनमें से भी कम से कम 3 या 4 तो इन्हीं में से ही आएंगे। तो सेक्शन 1 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी लिखे हैं, वो क्या है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। ये हर बार आता है, कितने नंबर में आता है, 3 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर 1 नंबर में भी पूछा जाता है और 3 नंबर में भी विद डेरिवेशन आ जाता है, तो इसको हम 1 नंबर में भी कंसिडर कर लेंगे और 3 नंबर में भी। डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये क्वेश्चन भी हर बार आता है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिख रखे ये हर बार आते हैं। 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा 6 नंबर का, और 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा 6 नंबर का, या फिर एक आधी बार ऐसा भी हो जाता है कि इस वाले सेक्शन में न्यूमेरिकल भी आ जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम होते हैं। तो डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। और मीन फ्री पाथ एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एंड ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। मीन फ्री पाथ को वैसे भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 1 या 2 बार पूछा गया है, तो इसको 1 नंबर के वे में भी हम पढ़ सकते हैं। सेक्शन ए में इनके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना आपको। तो सेक्शन ए आपका क्लियर हो गया है। अब बारी आती है सेक्शन बी की। सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्लाउड प्रोसेस ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है, लेकिन पिछले 1 साल में, मतलब 2-3 साल पहले एक बार आया था कि लिंट्स प्रोसेस पूछा गया था। क्लाउड के आने के चांसेस ज्यादा है, लिंट्स प्रोसेस के आने के चांसेस बहुत कम है। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और उनके जो बीच का रिलेशनशिप है ये भी पूछा जाता है। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी या फिर रूट वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को 1 नंबर में भी पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको पक्का करना है और ये क्वेश्चन हर बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट ऑन आइसोथर्म ऑफ CO2। ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन है। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर के ही मिलेंगे आपको, और ये क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 बार पूछा गया है, तो इसके आने के चांसेस भी ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस बाय वैन डर वाल इक्वेशन एट लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। तो ये क्वेश्चन भी पिछले 3 या 4 साल के क्वेश्चन पेपर में 3 बार तो आया ही है, और 3 नंबर में ही पूछा जाता है। ज्यादातर 1 नंबर में से इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट यूजिंग वैन डर वाल इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है ये आपको डिराइव करनी होती है, या फिर ऐसा हो जाता है जो उसका रिजल्ट है, एंड रिजल्ट होता है, उसको भी क्वेश्चन में डाल देते हैं कि डिराइव दिस रिजल्ट। तो वो कौन सी इक्वेशन है, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट यूजिंग वैन डर वाल इक्वेशन। ये भी 3 नंबर में आता है, हर बार आता है, और कभी इस वे में आ जाता है, कभी सीधा रिजल्ट देते हैं कि इसको डिराइव कैसे करते हैं, या फिर इस इक्वेशन का क्या नाम, इसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर को 1-1 नंबर में भी पूछा जाता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर का 3 नंबर का भी अलग से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपका हो गया सेक्शन बी, जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ लोगे तो सेक्शन बी भी आपका कंप्लीट है। अब बारी आती है सेक्शन सी की। सेक्शन सी में भी यही 4-5 क्वेश्चन है जो हर बार आते हैं, गारंटी के साथ इनके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी लगभग 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स में मैंने देखा था 4 बार पूछा गया था,
तो ये क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा। कभी कभी सरफेस टेंशन को 1 नंबर में भी पूछ लेते हैं, और 3 नंबर का क्वेश्चन बनाने के लिए सरफेस टेंशन के साथ में इसके फैक्टर्स पूछ लेते हैं, या फिर फैक्टर्स नहीं पूछेंगे तो इसके मेथड टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन इसको भी पूछ लेते हैं। इन दोनों में से आएगा ही कि दोनों साथ में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को भी हर बार ही पूछा जाता है, एंड द मेथड टू मेजर वेपर प्रेशर, ये भी इसके साथ में आता है, क्योंकि अकेला वेपर प्रेशर तो 1 नंबर का ही क्वेश्चन हो सकता है, इसके साथ इसको 3 नंबर का कर देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स का स्ट्रक्चर्स भी कम से कम 3 या 4 बार तो आया ही आया है, और ये भी 3 नंबर में ही आता है। विस्कोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को भी कई बार 1 नंबर में पूछा जाता है, और इनका जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे 3 नंबर का हो गया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई इवापोरेशन ऑफ लिक्विड्स क्यूजेस कूलिंग, ये क्वेश्चन भी ज्यादातर बार आया है पेपर में, तो इसको भी मैंने कंसीडर कर लिया है यहाँ पे। कई बार इस सेक्शन में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, सेक्शन ए या सी में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बी और डी में तो कम ही चांस होते हैं न्यूमेरिकल के। तो यहाँ पे जो सेक्शन बी के ये मैंने 4 से 5 क्वेश्चन बताए हैं, इन्हीं में से आपको आएगा, सेक्शन बी भी आपका कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी के बाद आता है सेक्शन डी, तो डी में देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो डिफेक्ट्स, ये मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बताया था कि क्रिस्टल में जो डिफेक्ट्स होती हैं वो आएंगे, और उस क्वेश्चन पेपर में भी आए थी, तो इसमें भी मैं बता रही हूँ कि डिफेक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। सेकंड क्या है, लिक्विड क्रिस्टल्स, लिक्विड क्रिस्टल्स पूछे जाते हैं, और इसके साथ इसके टाइप्स भी पूछे जाते हैं, तो ये दोनों हो गए 3-3 नंबर के क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2-3 बार पूछा गया है, और इसके आने के चांसेस है क्योंकि पिछले 1-2 साल में ये नहीं आया था, तो ये आएगा वाई वी डोंट हैव 5 फोल्ड 7 फोल्ड 8 फोल्ड और हायर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दिस क्वेश्चन इज 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को भी कम से कम 4 या 5 बार पूछा गया है, और ये भी हमेशा 3 नंबर में ही आता है, 1-2 बार इसको 2 नंबर में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिसेस पूछे जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि रोटेशनल इंडिसेस को अलग से पूछ लेते हैं, या फिर विस और मिलर इंडिसेस को भी साथ में पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl या फिर KCl, मैंने इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन पेपर में भी बताया था कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर NaCl का आएगा ही आएगा, और उसमें भी 3 नंबर का आया था, और यहाँ पे भी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है NaCl या KCl का कई बार आता है, तो यहाँ पे भी आने के चांसेस है इसके। कई बार क्या होता है कि डिफरेंस पूछ लेते हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेज में क्या डिफरेंस है विद एग्जांपल, या फिर क्रिस्टलाइन या अमोर्फस सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं विद एग्जांपल, इनको पूछ लिया जाता है, लेकिन हर बार नहीं आता। डिफरेंस आएगा तो दोनों में से एक ही आएगा, 2 डिफरेंस तो आने के चांसेस कम है, तो एक डिफरेंस भी आ सकता है। और इस वाले पोर्शन में मीन्स सेक्शन डी में न्यूमेरिकल तो नहीं आते, सेक्शन ए और सी में न्यूमेरिकल आते हैं, इस वाले सेक्शन में न्यूमेरिकल नहीं आते। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन ए में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने के चांसेस हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो रेसमिक मिक्सचर है एंड मीजो कंपाउंड्स है, इनका डिफरेंस कई बार आ जाता है, और जो इनका डिफरेंस आता है ये 3 नंबर में आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी हमें पढ़ के जाना है। इसके अलावा जो दूसरा डिफरेंस आने के चांसेस हैं वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन एनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। इन दोनों में से एक ही आएगा, दोनों तो साथ में नहीं आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं 3-3 नंबर के, और अगर दोनों में ही डिफरेंस दे देंगे तो फिर बाकी क्वेश्चन कैसे देंगे, इसीलिए दोनों में से एक डिफरेंस पक्का है, तो आप दोनों पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा रेजोनेंस इफेक्ट को पूछा जाता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को भी पूछा जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट को भी पूछा जाता है, या फिर क्या करते हैं कि कंपाउंड्स दे देते हैं आपको और बताते हैं कि इसमें आर इफेक्ट बताओ, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बताओ, या आई इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बेसिस पे इनकी ऑर्डरिंग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ को भी कंपेयर करने की पूछ लेते हैं कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कौन सा एसिड स्ट्रोंगर है, या फिर किसी और भी एसिड के साथ कंपैरिजन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कन्फर्मेशन भी बहुत बार आ चुका है और अब की बार इसके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। और कन्फर्मेशन के साथ साथ क्या पूछा जाता है कि जो हाफ चेयर फॉर्म होती है वो लेस स्टेबल होती है ट्विस्ट बोट फॉर्म से, ऐसा क्यों है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा और ये क्वेश्चन आपको रट के जाना है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेटामेरिज्म एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये 1 या 2 नंबर में आ सकती है। मीन्स अगर क्वेश्चन के 2-2 नंबर के 3 पार्ट कर दिए जाए तो उसमें मेटामेरिज्म और सेंटर ऑफ सिमेट्री आ सकते हैं। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं वेरी स्मॉल, उनके अंदर भी इनको पूछ लिया जाता है। वैसे डेफिनेशन इनकी भी पूछी जा सकती है कि रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बताओ या फिर इंडक्टिव इफेक्ट बताओ। डेफिनेशन 1-1 नंबर में किसी की भी आ सकती है। एंड लास्ट इस सेक्शन में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है उनकी स्टेबिलिटी की कंपैरिजन पूछी जाती है। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि हाफ चेयर फॉर्म होती है वो कम स्टेबल होती है, ट्विस्ट बोट फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। तो इनके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है, या तो ये वाला आ जाएगा या फिर ये वाला आ जाएगा। ये भी हमारा हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन। तो फर्स्ट सेक्शन में हमने देख लिया कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। रेसमिक मिक्सचर, मीसो कंपाउंड, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन, या फिर जो कंफर्मेशन होती है हाफ चेयर फॉर्म के और ट्विस्ट बोट फॉर्म की कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है, मेटाफेरिज्म, सेंटर ऑफ सिमेट्री, डिफरेंस बिटवीन एनेंटियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स, एंड कंपैरिजन किस चीज का? डिफरेंट फॉर्म्स की स्टेबिलिटी का। अब नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे। नेक्स्ट सेक्शन में तो बहुत ही कम क्वेश्चन है। एक तो आइसोमेरिज्म आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाएगा, उसमें पूछ लेंगे आपको ई और जो जेड कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कैसे होती है, इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। या फिर ऐसा आ जाता है कि 2 या 3 मॉलिक्यूल दे दिएंगे आपको और पूछेंगे कि इसके अंदर ई कॉन्फ़िगरेशन है या फिर जेड कॉन्फ़िगरेशन है, और इसी के बेस पे मॉलिक्यूल दे देंगे और आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को भी पूछा जाता है। या तो इजेड आएगी या आर एस आएगी, दोनों में से एक तो पक्का है। तो ये वाली भी रट के जानी है और ये वाली भी रट के जानी है। इसके सारे रूल्स पढ़ के जाना है ताकि कोई भी गलती ना हो एग्जाम में। और जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है ये भी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार आता है। या तो ये पूछ लिया जाता है कि एन ब्यूटेन की कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर्स बताओ, या फिर साइक्लोहेक्सेन के जो डिफरेंट कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको पूछ लिया जाता है। ये भी पूछ लेते हैं इनके साथ साथ कौन सा ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। एक आधी बार 4 नंबर में भी आ जाता है, लेकिन 3 नंबर का तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कैन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बी पॉसिबल इन ए कंपाउंड हैविंग नो कायरल कार्बन। ये भी जो क्वेश्चन है वो 2-3 साल में एक बार तो रिपीट हो ही जाता है और ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप रफली पढ़ लेना, ज्यादा चांसेस नहीं है इसके आने के, लेकिन अगर रफली पढ़ लोगे तो आइडिया हो जाएगा। बाई चांस अगर आ भी जाए और जो ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन होता है वो आपको ना आता हो तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? साहोर्स से न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे देंगे, उसको साहोर्स से न्यूमैन के अंदर कन्वर्ट करना होगा और न्यूमैन से देन फिशर प्रोजेक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 साल में आ जाता है, लेकिन ये हर साल नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन भी आप पढ़ के जाएंगे कि किसी भी प्रोजेक्शन से दूसरे प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम मॉलिक्यूल को। तो ये 3 जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ये तो 100% आएंगे ही आएंगे और इनके 50-50% चांसेस हैं कि ये आएंगे या फिर नहीं आएंगे। ये दोनों क्वेश्चन भी 3-3 नंबर के हो गए और ऊपर वाले 3 या 4 नंबर में आ सकते हैं। क्वेश्चन जी में देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो कार्बोकैटायन जो कि 3 नंबर में आता है, और कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन जैसे कि सी सेक्शन में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक ऊपर और नीचे। मीन्स 2 क्वेश्चन में से एक करना होता है, दोनों के 2-2 पार्ट होते हैं। तो ऐसे आता है कि या तो कार्बोकैटायन के साथ फ्री रेडिकल आ जाएगा, सेकंड क्वेश्चन में कार्बो एनायन के साथ इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आ सकते हैं, या फिर कार्बिन या नाइट्रीन में से दोनों में से एक आएगा। तो कार्बोकैटायन में क्या पूछा जाता है? 1 नंबर का होता है कार्बोकैटायन तो, लेकिन इसको 3 नंबर का बनाने के लिए कार्बोकैटायन के साथ इसकी रीअरेंजमेंट पूछी जाती है।
स्पेशली जो हर साल पूछी जाती है वो मिथाइल शिफ्ट है, इसको इसलिए मैंने स्टार मार्क कर रखा है। तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। कार्बो एनायन में मेनली क्या पूछी जाती है, इनकी प्रिपरेशन पूछी जाती है कि कार्बो एनायन को कैसे बनाया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी भी पूछ लेते हैं। कार्बो एनायन भी 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। फ्री रेडिकल्स में क्या पूछा जाता है, फ्री रेडिकल्स में उनकी स्ट्रक्चर और उनकी स्टेबिलिटी पूछी जाती है कि फ्री रेडिकल्स कितनी ज्यादा स्टेबल होते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, कौन सा कम स्टेबल होता है। तो यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइंस, कार्बो एनाइंस, फ्री रेडिकल्स तीनों को बिल्कुल रट के जाना है, क्योंकि इसके बेस पे आपके 6 नंबर तो पक्के हैं। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें जो दूसरे पार्ट आते हैं उसमें क्या होता है, या तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल को कंपैरिजन में पूछ लिया जाता है विद एग्जांपल, या फिर क्या होता है कि आपको 4-5 कंपाउंड दे दिए जाते हैं और उसमें पूछेंगे कि कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे 3 नंबर का पूछा जाता है। और या तो ये आ जाएंगे, या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि कार्बीन है उसमें सिंगलेट और ट्रिपलेट में से कौन सी ज्यादा स्टेबल है। तो आपको कार्बीन भी लिखना पड़ेगा और सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों को लिख के, और फिर ये कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों है। अगर नाइट्रीन पूछा जाएगा तो नाइट्रीन में उसकी फॉर्मेशन का मैकेनिज्म पूछा जाता है हर साल, इसको भी स्टार मार्क कर देते हैं। कार्बन भी यहाँ पे हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन, और जो नाइट्रीन का क्वेश्चन वो भी यहाँ पे 3 नंबर का हो जाता है। तो सी सेक्शन में हमें क्या करना है, कार्बोकेटाइन, एनाइन और फ्री रेडिकल तीनों को बिल्कुल रट लेना है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को भी पढ़ लेना है कि कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं, दोनों के एग्जाम्पल भी याद कर लेना। उसके साथ साथ जो कार्बीन है उसके 2 टाइप्स, सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों को रट लेना, और जो नाइट्रीन है उसकी फॉर्मेशन का मैकेनिज्म पढ़ के जाना है। ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब की बार तो यही आएंगे। तो 6 नंबर आपके पक्के हैं इस सेक्शन के। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो नेक्स्ट सेक्शन में आपको ज्यादा से ज्यादा तो रिएक्शन ही दी जाती है कि रिएक्शन बताओ कौन सी है, या फिर तो सीधा नेम रिएक्शन दे देंगे, जैसे कि कोरे हाउस रिएक्शन हो गई, वोट्स रिएक्शन, कोब्स रिएक्शन, या फिर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, या फिर क्या दे देंगे कि कंप्लीट द रिएक्शन। आपको रिएक्शन दे देंगे, आपको उनके बीच में जो मार्क किए हुए क्वेश्चन मार्क है उनके जगह पे बताना कि वहां पे कौन सा कंपाउंड आएगा। तो अब इस सेक्शन में देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है कौन सी है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन है कोरे हाउस रिएक्शन एंड वुड्स रिएक्शन। ये तो 200% आएंगी, बाकी तो 100% आएंगी। ये तो अगर एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम है उसमें ये दोनों पूछी जाती तो बाकी में भी यही पूछी जाती है, और हर साल यही आती है, इनके अलावा कुछ नहीं आता। तो डी सेक्शन में आपको कोरे हाउस रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन रटनी है, और उसके साथ साथ 2-3 साल में एक बार कोल्स रिएक्शन पूछी जाती है, हर साल नहीं आती है, ये 2-3 साल में एक बार आ जाती है। और साइक्लो एडिशन रिएक्शन कौन सी है, साइक्लो एल्केन्स की फॉर्मेशन की रिएक्शन है। तो यहाँ पे इसको साइक्लो एल्केन्स की प्रिपरेशन में विद नेम रिएक्शन पूछ लेते हैं। बाकी तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्केन्स, राइट। कई बार नेम रिएक्शन में इसको साइक्लो एडिशन रिएक्शन के नाम से भी पूछ लेती है। तो ये दोनों तो 200% है, इसके आने के चांसेस 80% है, और साइक्लो एडिशन भी 100% आएगी। ये क्वेश्चन आपको रट के जाना है। इसके अलावा जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है उसको उसकी लिमिटेशन के साथ 3 नंबर में क्वेश्चन बना दिया जाता है। ये दोनों सिर्फ 3 नंबर के क्वेश्चन है, मीन्स ये 1.5 नंबर का है, ये भी 1.5 नंबर का है। या फिर ऐसा हो जाता है कि 3 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर में कोरे हाउस रिएक्शन पूछ लेते हैं, 1 नंबर में वुड्स रिएक्शन पूछ लेते हैं, 1 नंबर में साइक्लो एडिशन रिएक्शन पूछ लेते हैं, ऐसा होता है। और जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसमें क्या पूछ लेते हैं, बेयर स्ट्रेन थ्योरी और उसके लिमिटेशंस क्या। बेयर स्ट्रेन थ्योरी में हमेशा उसकी लिमिटेशन को अलग से नोट डाउन किया जाता है कि उसकी लिमिटेशंस बताओ। तो ये आपको अच्छे से याद करके जानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग्स, मीन्स जो स्ट्रेनलेस रिंग्स की थ्योरी है वो भी आपको याद करके जानी है। ये दूसरे क्वेश्चन में हर साल आती है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ये आएगी, ये नहीं आएगी तो साइक्लो एल्केन्स की प्रिपरेशन तो बिल्कुल 100% आएगी, ये भी यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है।
इसके अलावा जो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है, ये 2 नंबर में भी आ जाती है, 3 नंबर में भी आ जाती है। और इसमें ये जो मैंने 4 रिएक्शंस यहाँ पे लिख रखी है, इनके अलावा कोई 5वीं रिएक्शन आज तक पूछी नहीं गई है। तो आपको सिर्फ यही 4 पढ़ के जानी है, बाकी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप यही 4 रिएक्शन कर लोगे और ऊपर वाला सेक्शन भी पढ़ लेते हो तो डी सेक्शन भी आपका पक्का क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि आपको पूरे डी सेक्शन में ये 4 रिएक्शंस ढूंढनी पड़ेंगी, क्या पता आपको मिले ना मिले। तो इसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन निकाला है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये 4 रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो ऊपर वाली जो 2 रिएक्शंस दे रखी हैं, C2H5Cl विद ड्राई ईथर या सोडियम विद हीट, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट को आप देख लेना, यहाँ पे बनता है एन ब्यूटेन। इसके बाद AlCl3 या फिर HCl के साथ जब इस कंपाउंड को दोबारा से हीट करते हैं तो 2 प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, आइसोब्यूटेन एंड 2 ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप अभी से नोट डाउन कर लो, ये यहाँ से हो गया आपको 2 नंबर पक्के। इसके साथ साथ जो सेकंड रिएक्शन है, और एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, जो ऊपर वाली 2 रिएक्शन ये हमेशा साथ में पूछी जाती हैं, और जो नीचे वाली 2 हैं वो भी साथ में पूछी जाती है। या तो ये दोनों आएंगी या फिर ये दोनों आएंगी, चारों नहीं आएंगी। इन दोनों को भी पेयरिंग में पूछ लिया जाता है या फिर इन दोनों के, जैसे कि इसमें दे रखा है, इसके साथ यही पूछ रखी है। तो CH3OH को अगर HI और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हीट करते तो क्या बनता है, यहाँ पे मीथेन बनेगा। और उसके बाद हम इसको क्लोरीन और HNO की प्रेजेंस में इसकी क्या फॉर्मेशन होगी, इसके आगे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बनेगा CH3Cl प्लस HCl, वहां से CH3Cl में से माइनस कर देंगे HCl और दोबारा से Cl डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे Cl2 क्या है, एक्सेस में है, तो Cl2 बार बार इसके अंदर जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा, और यहाँ पे Cl क्या जनरेट कर देगा, फ्री रेडिकल्स जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे HCl निकलते जाएंगे, ये निकल गया ये निकल गया, बहुत सारे HCl निकलने के बाद लास्ट में CCl4 की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये दोनों रिएक्शन तो आपकी हो गई। अब नेक्स्ट 2 रिएक्शंस बचती हैं, इनको भी देखो, ये 8वां क्वेश्चन है, इसके सी सेक्शन में ये दोनों रिएक्शन पूछ रखी है, और आगे जो 9वां क्वेश्चन है उसके भी सी सेक्शन में अगली रिएक्शंस पूछ रखी है। तो ऑप्शन में अगर या तो ये आपको याद करके जानी है या ये दोनों याद करके जानी है, तो 4 में से 2 रिएक्शन तो बिल्कुल रट लेना, ये तो आएंगी ही पक्का। तो यहाँ पे इनका भी आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे इनसे क्या बनता है। CH2 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 ये चेन फॉर्म में है, इसको क्या बोलेंगे 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन। इसको ZnETOH के साथ अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन बार की जगह आएगा साइक्लोप्रोपेन। और साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन होने के बाद जब इसको NiH2 के साथ 80 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम हीट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा प्रोपेन। तो ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसका भी आंसर हो गया, ए और बी दोनों के पास हमें पता चल गया। यहाँ पे आएगा साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे आएगा प्रोपेन। लास्ट वाली रिएक्शन भी देख लेते हैं, C2H5COONA एक्वस को हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इससे बनेगा N-ब्यूटेन, और इसको फिर फर्दर Br2 और HNO की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, ब्रोमो ब्यूटेन, और यहाँ से निकल जाएगा HBr। ये रिएक्शन भी जो मैंने सेकंड रिएक्शन करवाई थी उसी की तरह है। इसमें क्या था, Cl2 के साथ HNO में जब डाला था तो HCl निकल गया था और CH3Cl की फॉर्मेशन हो गई थी, और इसमें क्या है, इसमें भी HBr निकल गया और ब्रोमो ब्यूटेन की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे आपके जो चारों के चारों रिएक्शंस है उनका आंसर हो गया है। अगर आपको इनके अलावा किसी और सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।